हाँ जी, अब इधर देखिए बेटा, ये अपने अपनी शीट वापस लेना ना पीरियोडिक टेबल वाली सभी ने, इस आयुष को भी दे देना इसकी शीट, ठीक है। आयुष को सैपल कर लिया, अलग अलग हुए पड़े पेज, जिसकी जो है बेटा शीट्स वापस लेना। ये कोई टेस्ट नहीं था, उनको गलतफहमी हो गई होगी, मैंने तो असाइनमेंट दिया था। एक बात सुनो, ऐसा कभी इन फ्यूचर हो कि मैं लीव पे हूँ, मैं आपको ऑलरेडी कल एक दिन पहले बता के गई थी कि मैं लीव पे होंगी, आपको ये काम करना है, पढ़ना है और क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे गलत फहमी होती है ना, सिया कह रही हूँ, जिया, ऐसा कुछ लगे कि ऐसे जैसे कल हो गया, टाइम वेस्ट हो गया और मैम ने क्या बोला, एक बार राहुल को बोल दिया करो कि मैम, मैम से कॉल करके पूछ लो, मैम। हाँ, चलो नेक्स्ट टाइम ऐसे कोशिश करना कि मैम से कॉल करके पूछो, मैं कॉल करके नाम से, मैं उतना तो इतना कॉल तो अटेंड कर ही सकती हूँ एटलीस्ट, है ना। तो ऐसा कभी कुछ हुआ तो कहते ना मैम से कॉल करके पूछना, मैम क्या क्या कहते, ठीक है जी। इससे ज्यादा और तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो, उस दिन हमने क्या किया था, इधर देखिए रिवाइज करते हैं। फिर इसमें ट्रेंड्स हमने किए थे, ट्रेंड्स में हमने सबसे पहले क्या किया था बताओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है। कैसे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड बनने की टेंडेंसी हो जाएगी, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन यानी बॉन्ड बनने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो हमने क्या कहा था कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें क्या होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है ना। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगी, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगी एटम्स के बीच में, और जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एटम्स के बीच में बनेगी उससे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगी, यानी बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। फिर हमने क्या किया था, 3D 4D और 5D सीरीज में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था 3D और 4D के कंपैरिजन में, ऐसे किया था, क्लियर। और फिर और एक चीज और एक्स्ट्रा नोट की थी कि पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा था फिर डिक्रीज हो रहा था, पहले बढ़ क्यों रहा था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तक बढ़ रहा था, मैग्नीज में एकदम से कम हो गया था, ऐसे हुआ था ना लाइन, ऐसे बढ़ी और फिर डिक्रीज, फिर ऐसे 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 थी ना लाइन, ऐसे थी ना लाइन, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तक ये थी, मैग्नीज की एकदम से कम हो गई थी, क्योंकि मैग्नीज में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से स्टेबल है भाई, बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कहीं पे इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन की बात नहीं है, बॉन्ड की बात नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम था, ठीक है। और क्रोमियम तक बढ़ रहा था क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ऐसे ही था ना, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तक बढ़ रहा था क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मैग्नीज में कम था, फिर क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से, फिर आयरन कोबाल्ट निकल हो गया, फिर कॉपर और जिंक हो गया, सबसे एंड लाइन, सबसे एंड में क्या था, जिंक था, कैडमियम था और मर्करी था। अगर मैं 3D की लाइन बनाऊं, 4D की बनाऊं, 5D की बनाऊं, तो लास्ट में क्या कर रहा था, जिंक कैडमियम मर्करी, क्यों, क्योंकि जिंक कैडमियम मर्करी में अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जीरो, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो तो बॉन्ड इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन खत्म हो गया और बॉन्ड नहीं बनेगी, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है तो मेल्टिंग पॉइंट का कम है। डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम था, है ना, डिपेंड किस पे कर रहा था, मास पे, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जिंक का क्या था एक्सेप्शन, जिंक का क्या था वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी क्या थी कम, यही था। और कौन सा पॉइंट किया था, बस यही किए थे, एक आयनाइजेशन एनर्जी का भी पॉइंट किया होगा, मैग्नीज और क्रोमियम में से आयनाइजेशन एनर्जी का भी किया होगा, किया था ना, क्रोमियम और मैग्नीज में से हमने देखा था क्रोमियम क्या होता है, CD5 4s1, ये क्या होता है, CD5 4s2, तो लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, यही था, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये क्या बन गया 3D5 और ये क्या बन गया 3D5 4s1, यानी अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये है और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फिर क्रोमियम की, क्योंकि अब क्या हो गया हाफ फील्ड, अब हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड होने की वजह से क्या होगा, हाफ फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है।
अब डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डालो मेटालिक करेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट डालो मेटालिक करेक्टर। कौन सा पॉइंट बनता है बेटा ये? फोर्थ बनता है। मेटालिक करेक्टर डालो। मेटालिक करेक्टर क्या होता है? सुनो इधर, एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, ठीक है। मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी तोड़ने को, उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत बहुत ज्यादा लगेगी। डक्टिलिटी ज्यादा है। हाई डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? वायर्स बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलिएबिलिटी ज्यादा है और हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। मेलिएबिलिटी यानी मेलिएबल, समझते हो ना? मेलिएबल पतला पतला करके एक थिन शीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, डक्टिलिटी ज्यादा है, मेलिएबिलिटी ज्यादा है, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, यानी हीट ज्यादा लगेगी, क्योंकि हीट ज्यादा लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। आपने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा भी है, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? सेम वही रीजन, बिकॉज ऑफ लार्जर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, सो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी विल बी ग्रेटर, सो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर, ठीक है। अब लिख लो, एक एक पॉइंट करके लिखेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट डालो, इन डी ब्लॉक मेटालिक रिएक्टर में फर्स्ट पॉइंट डालो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट the last, in d block element the last but one shell of electron, the last but one shell of electron is expanding, but one shell of electron is expanding मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ किस में रहे हैं? डी में बढ़ रहे हैं ना, 3d1 3d2 3d3 ऐसे ही हो रहा है ना। या अगर डी ब्लॉक में बात करूं, ऐसे ही तो हो रहा है, 4d1 4d2 4d3 ऐसे ही हो रहा है ना, डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। thus they have many physical and chemical properties, thus they have many physical and chemical properties, thus they have many physical and chemical properties common, thus they have many physical and chemical properties common. Next point लिखो, nearly all the transition elements, nearly all the transition elements nearly all the transition elements display typical metallic properties, nearly all the transition element display typical metallic properties, display typical metallic properties such as high tensile strength, such as high tensile strength, such as high tensile strength, comma ductility, such as high tensile strength, comma ductility, comma malleability, ductility, comma malleability, high thermal and electrical conductivity, comma high thermal and electrical conductivity, high thermal and electrical conductivity, and metallic luster, and metallic luster, and metallic luster, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आपने सॉलिड स्टेट का चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, क्योंकि वो अब कट गया है ना। उसमें एक वर्ड होता है सीसीपी और एक होता है एचसीपी। सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, क्योंकि वो सारा का सारा सॉलिड स्टेट में आता है। ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, अभी आपको समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये पूरा उस चैप्टर का कंक्लूजन है। तो अभी आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा। जब एडवांस के लिए करेंगे, एडवांस में तो कोई चैप्टर नहीं कटे है ना, तो उसमें सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अब ये लगा लो, एक ये शेप होती है क्रिस्टल्स की, सीसीपी एचसीपी इज अ काइंड ऑफ अ शेप एक तरीके से, ठीक है। क्रिस्टल्स की पैकिंग होती है, एक्चुअली शेप भी नहीं बोल सकते, ये पैकिंग है ये। अब पैकिंग क्या होती है, किस तरह से पार्टिकल जुड़ते हैं, ये आपको सॉलिड में ही समझ में आता है, ठीक है। तो ये लगा लो सॉलिड स्टेट में ये पार्टिकल्स यानी एटम्स जुड़ते कैसे हैं, उसके बारे में बताया हुआ। तो नेक्स्ट में लिखेंगे, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव HCP, CCP structure. Most transition elements have HCP, CCP structure. Most transition elements have HCP, CCP structure. Most transition elements have HCP, CCP structure. ठीक है, HCP और CCP की फुल फॉर्म लिख लेना। आगे लिखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड। Transition elements are very hard. Transition elements are very hard. Transition elements are very hard and low volatility. Transition elements are very hard and low volatility. Low volatility. Transition elements are very hard and low volatility. That is, they have, comma डालो, they have high enthalpy of atomization. They have high enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization. They have high enthalpy of atomization. यानी कि इसको एटम्स की फॉर्म में तोड़ने के लिए हीट ज्यादा लगेगी, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए हीट क्या लगेगी, ज्यादा। क्यों लगेगी, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, वॉलेटाइल नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड है, वॉलेटाइल नहीं है, तो हीट करके उसको ब्रेक डाउन करके एटम्स की फॉर्म में तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो, the metals with very high enthalpy of atomization, 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 ब्रैकेट में लिखो, that is very high boiling point, that is very high boiling point. Metals with very high enthalpy of atomization, ब्रैकेट में लिखो very high boiling point. Metals with high enthalpy of atomization, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, high boiling point, tend to be noble in their reaction. Tend to be, TENDS, tends to be noble in their reaction. Tends to be noble in their reaction. Tends to be noble in their reaction. यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत हार्ड होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये ऐसे नोबल ही रहते हैं, यानी रिएक्शंस नहीं करते ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब जिसमें जितने ज्यादा, अब खुद बताओ मुझे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम में बढ़ रहा था, फिर मैग्नीज में एकदम से क्या हो गया,
कम, फिर आयरन कोबाल्ट लिखकर फिर एकदम से जिंक में सबसे नीचे, ऐसे ही था। यानी कि अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता किसका है, ऐसे था ना, ये लाइन ऐसे थी ना, ऐसे थी ना, ऐसे थी ना, ये था टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, और ये मैंगनीज था, और ये आयरन कोबाल्ट और निकल था, ठीक है, ये कॉपर था, नीचे जिंक आ गया, ऐसे ही था ना, ऐसी लाइन थी ना। तो है नहीं, जिंक नहीं है तो सबसे लास्ट में ही आएगा वैसे भी, क्यों आएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना बेटा, होगा भी तो लास्ट में आएगा, समझ में, यही लाइन थी ना, यही लाइन थी ना। अब क्या हुआ, सबसे ज्यादा किसका है पूरी सीरीज में, क्यों है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उस दिन मैंने लिखे थे ना किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको सबको पता ही है, निकाल सकते हैं ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही इसमें क्रोमियम की है, इधर देखो, SCPI VCR MN, फिर ये नीचे कौन सी लाइन होती है, ये जिंदगी नहीं मौत, ठीक है, और फिर क्या होती है, ला हफ ता वरना, यही होती है लाइन, ये होती है क्रोमियम मोलिब्डेनम, और नीचे क्या होता है, टंगस्टन, ऐसे ही आएगा जैसे, अगर क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो नीचे किसका है, मोलिब्डेनम का, उसके नीचे किसका है, टंगस्टन का। यानी 3D सीरीज में किसका ज्यादा, क्रोमियम का, 4D सीरीज में किसका ज्यादा, मोलिब्डेनम, 5D सीरीज में किसका ज्यादा, टंगस्टन का, ठीक है। तो इनका क्या होता है, रिस्पेक्टिव सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। तो लिखो क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, सिंबल लिख लेना ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन have maximum number of unpaired electron, chromium molybdenum tungsten have maximum number of unpaired electron, ठीक है, therefore they are very hard metals, therefore they are very hard metals, therefore they are very hard metals, and maximum enthalpy of atomization, and maximum enthalpy of atomization, therefore they are very hard metals, and maximum enthalpy of atomization in respective period, and maximum enthalpy of atomization in respective period, ठीक है जी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब 3D 4D और 5D सीरीज में बात करेंगे बेटा, आपको खुद पता था ये ग्राफ कैसे बन रहा था, कैसे बन रहा था, यहाँ क्या था बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, नीचे क्या था, एलिमेंट से नीचे क्या थे, नीचे देख के बताओ क्या थे, एलिमेंट थे, बताओ क्या थे, ग्राफ बनाया था, ऊपर मेल्टिंग पॉइंट, नीचे क्या थे, एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट हो गए ना, ठीक है। ये 3D का लाइन बनाया था, इसके ऊपर तुमने 4D की लाइन बनाई थी, इसके ऊपर तुमने 5D की लाइन बनाई थी ऐसे करके बनाई थी, ये 3D की लाइन थी, ये 4D की लाइन थी, और ये क्या थी, 5D। अब तुम मुझे खुद बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा 3D 4D और 5D में से, फिर उसके बाद 4D, फिर 3D। 5D का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है 4D और 3D के कंपैरिजन में, यानी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है 5D, फिर 4D, फिर 3D। यानी जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हैवी ट्रांजिशन मेटल यानी 4D और 5D सीरीज वाले, जो हैवी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली क्या बनाते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। यानी उनकी बहुत तेजी से मेटल मेटल बॉन्ड बनाने की बहुत एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी से बहुत फ्रीक्वेंटली वो मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, 4D और 5D सीरीज का, ठीक है। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड किस पे कर रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, और एटमाइजेशन भी सेम थिंग ही है। मैंने तभी तुम्हें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ब्रैकेट में क्या लिखवाया मैंने तुम्हें क्या लिखवाया, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अगला पॉइंट डालेंगे, द मेटल्स ऑफ द 4D एंड 5D सीरीज, द मेटल्स ऑफ 4D एंड 5D सीरीज
The metals of 4D and 5D series. The metals of 4D and 5D series have greater enthalpy of atomization. Have greater enthalpy of atomization. Have greater enthalpy of atomization. Have greater enthalpy of atomization than the corresponding elements of. Then the corresponding elements of 3D series. Then the corresponding elements of 3D series and this is the important and this is the important and this is the important factor and this is the important factor indicating for the occurrence and this is the important factor indicating for the occurrence of indicating for the occurrence of much more frequent much more frequent metal metal bond much more frequent metal metal bond much more frequent metal metal bond in compounds of heavy transition elements in compounds of heavy transition metals in compounds of heavy transition metals in compounds of heavy transition metals ठीक है जी ठीक है in compounds of heavy transition metals ठीक है अब करेंगे आगे नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी करा दिया था नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट आप सुनो कौन सा पॉइंट बन जाएगा फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहता है जो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा मिलेंगी अब जैसे पी ब्लॉक में तो फिक्स थी ना कि नाइट्रोजन इतनी करेगा पता है आपको ऑक्सीजन इतनी करेगा फिक्स होती है बोरोन फैमिली में फिक्स है कार्बन फैमिली में फिक्स है ऑक्सीजन फैमिली में फिक्स है लेकिन जैसे ग्रुप 1 की फिक्स है ग्रुप 1 यानी कि हाइड्रोजन सॉरी क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स क्या करते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबीडियम प्लस सीजियम प्लस ग्रुप 2 क्या होते हैं +2 जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम करते हैं सारे +2 शो करते हैं उसी तरह से फिक्स है ना बट एक ही है ना इसमें वेरिएबल होती है यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एक एलिमेंट की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करेंगे बट कौन सी स्टेबल है फिर वो पढ़नी है ठीक है करो नोट ट्रांजिशन मेटल्स exhibit transition metal exhibit large number of oxidation state transition metal exhibit large number of oxidation state transition metal exhibit large number of oxidation state means that their atoms can lose means that their atoms can lose means that their atoms can lose different number of electrons means that their atoms can lose different number of electrons
This is due to the participation. This is due to the participation. This is due to the participation of inner n minus 1d electron. This is due to the participation of inner n minus 1d. पता है n minus 1d समझ में आता है? n अगर लास्ट है तो n minus 1d. पता चलता है इतना? Inner n minus 1d electron in addition to outer ns electron. In addition to outer ns electron, in addition to outer ns electron, because the energies of the because the energies of the ns and n minus 1d subshell, because the energies of the ns and n minus 1d subshell are nearly same. Are nearly same. Are nearly same. Are nearly अब सुनो इधर नेक्स्ट क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा इसमें कैसे पता लगेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखी जाएगी नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एनएस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जैसे कि स्कैंडियम ले लिया अभी बनाती हूँ टेबल पहले तुम ये लिखो टेबल ही बनाती हूँ मैं इधर देखो टेबल बनाते हैं एलिमेंट outer electronic configuration और ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है जी कौन कौन से एलिमेंट है देखो द स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और ये जिंक ठीक है कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी 3d1 4s2 इसकी 3d2 4s2 फिर 3d3 4s2 3d5 4s1 3d5 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d10 4s1 3d10 4s2 अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन और एस इलेक्ट्रॉन को प्लस करो कितनी है स्कैंडियम में इसकी लिख रही हूँ बेटा स्कैंडियम में कितनी आएगी 3 कितनी आएगी बेटा 3 टाइटेनियम में बताओ कितनी है 2 और 2 4 ये है ठीक है बट पता क्या होता है एग्जिस्ट कौन कौन सी करती है एग्जिस्ट करती है +2 भी +3 भी और +4 भी सारी एग्जिस्ट करती हैं इसकी कैसे कैसे बात सुनो मेरी लास्ट के 2 निकल गए तो +2 हो गई ये 3 नहीं निकल गए तो +3 हो गई और मैक्सिमम कितनी होगी सारे तो मैंने जो लिखी थी कि वो क्या लिख रही है बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था ना मैंने मैक्सिमम वर्ड लिखा था कि नहीं लिखा था कॉपी में लिखा था ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम निकलेगी एग्जिस्ट तो कितनी करती है सारी करती हैं इधर देखो ये देखो 3 और 2 5 मैक्सिमम कितनी आएगी 5 मैक्सिमम कितनी आएगी
5, लेकिन एग्जिस्ट क्या करती है, 2 3 4 सारी करती हैं, +2 भी करेगी, +3 भी करेगी, +4 भी और +5 भी। अब इसकी बताओ मैक्सिमम कितनी होगी, 5 + 1 5 + 1 6। एग्जिस्ट क्या करती है, +2 +3 सारी करती हैं, सारी क्रोमियम की, ठीक है। तो +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी और +6 भी, समझ में आती है। इसकी बताओ मैक्सिमम कितनी होगी, 5 और 2 7, है ना। अब एग्जिस्ट सारी करती हैं, +2 भी करेगी, +3 भी, +4 भी, +5 भी और +6 भी और +7 भी। क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो, ठीक है। अब इसकी बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड 6 आ गया। अब डी में टोटल 5 डब्बे बनते हैं, कितने बनते हैं, 5 बॉक्सेस होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 और 6। अनपेड कितने हुए, 4 4, और ये आउटर वाले 4 और 2 6, तो 6 तक जाएगी, +2 +3 +4 +5 और +6। कहती है समझ में आती है, आती है। यहाँ बताओ कितने बनेंगे, 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने अनपेड है, 3, और ये 2 5, कहाँ तक जाएगी, कितने अनपेड है, 3 और 2 5, कितनी जाएगी, 5 तक, +2 +3 +4 और +5। पहले मेरी बात सुन लो, लिखने में मत ध्यान दो, पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है, ठीक है, समझ आती है। अब भाई मेरी बात सुनो, अब जैसे ये तो मैंने लिख दी मैक्सिमम ये होती है, लेकिन इसकी कोबाल्ट की +5 एग्जिस्ट नहीं करती है, कोबाल्ट +5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये तो मैं ध्यान रखनी पड़ेगी छोटी छोटी चीजें, तो इसका +5 मत लिखना क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है इसका। अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, बहुत सारे रीजंस होते हैं भाई, हर चीज के भाई स्टेबिलिटी फैक्टर भी का होता है, थर्म, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड पूछेगा, आपसे मैग्नीज के पूछ सकती है, मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन बहुत बार आया है, +7 होती है। आयरन की कितनी होती है, मैक्सिमम +6 होती है, बहुत बार आया है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, 2 3 4 तक ही एग्जिस्ट करता है। इस तरह से निकल भी निकल +2 में एग्जिस्ट करता है, +3 में और +4 में ही एग्जिस्ट करेगा। आप खुद देखो, वैसे भी देख लो, अगर डी में 8 है, 8 बनाओगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड कितने हैं, 2 2 और 2 कितना आया, 4 4 ही आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इसमें +5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्या हो गया, क्या हो गया, कॉपर का, कॉपर +1 भी एग्जिस्ट करता है, कॉपर +2 भी एग्जिस्ट करता है, पता है सबको, क्यूप्रस क्यूप्रिक पता है। और जिंक सिर्फ क्या करेगा, +2 में ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि D10 स्टेबिलिटी है। कॉपर की +2 आई कैसे, एक यहां से निकल के यहां से निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। हर चीज सिर्फ हाफ फिट फुली फिट स्टेबिलिटी में भी नहीं चलती, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ पे, स्कैंडियम +2 में नहीं करता है, एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, करता है, बट वो मैक्सिमम लिख दिया, बट बहुत रेयरली मिलेगा, +3 ज्यादा मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी क्यों, क्योंकि अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना, तो ये डी अंदर देख, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18, आर्गन 18 होती है ना, आगे आर्गन 18 होगी ना, आगे होगी ना, फिर ये आएंगे ना सारे, अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो स्टेबिलिटी अचीव होगी ना, आर्गन 18 है, इसलिए +3 में एग्जिस्ट करता है। क्या इतनी बात समझ आ गई, कहां से बोल, किसका निकालने की बात करते हैं, ये मतलब रैंडम किसका, निकल का उठा लो, ये यहाँ से निकल +2 +3 +4 में करता है, +2 और 2 4, मैक्सिमम 4 तक करेगा, निकल +5 एग्जिस्ट नहीं करता। देख ये सारी चीजें तो थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी, कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है ना, एग्जिस्ट ना करने का रीजन स्टेबिलिटी भी हो सकता है, हजारों रीजन है, उतना डेप्थ में नहीं जाना, वो पीएचडी वाला स्टूडेंट काम करेगा उसको। तुम्हें जो चीजें मैं बता रही हूँ बस वही याद रखनी है, जैसे मैंगनीज की मैक्सिमम कितनी एग्जिस्ट कर रही है, +7, बहुत श्योर हो जाता है ना,
साथ वाली। मैग्नीज की कितनी शो कर रही है, +7, क्यों कर रही है, 3d5 4s2। आयरन क्रोमियम यहां तक जाएगा, इन चीजों को याद रख। स्कैंडियम +2 में क्यों नहीं जा रहा, उसका रीजन बता दिया, क्योंकि +3 निकाल के आर्गन 18 स्टेबल हो जाता है। कॉपर +1 +2 क्यूप्रिक क्यूप्रिक दोनों होता है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहां से निकलेगा, मतलब कोई चीज फिक्स नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ही होगी, ये जीतेगी, यही रूल लागू होगा, ऐसा नहीं होता। मतलब ये वो नहीं है कि एक रूल बना दिया गया कि हाँ +2 ही जीतेगा, फुली फिल्ड ही जीतेगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी ने लिख के नहीं दे रहे कि रूल मैंने बना दिया। सब चीज डिपेंड करी है स्टेबिलिटी पे। कौन कितना स्टेबल है उसके पीछे हजारों रीजंस है, जो रीजन डिस्कस करने हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अदरवाइज तो बाकी जब तुम हायर क्लासेस में पीएचडी में जाओगे तब ये सारी काम की चीजें, अब अपने को जो करना है उतना करना है बस, ठीक है जी। ऐसे तो हर चीज का बहुत डिटेल, अब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे, तुम लोग कोऑर्डिनेशन बहुत लिमिटेड पढ़ते हो, हमने मास्टर्स में कोऑर्डिनेशन की बुक पढ़ी है, बुक की थी स्पेशली, इतनी मोटी कोऑर्डिनेशन की बुक थी, सोचो कितना डेप्थ में पढ़ा, कितना डेप्थ में पढ़ा। ये तुम इतना मोटा रजिस्टर स्पाइरल वाला लगा रखा है तुमने, मेरा ये पूरा भरा हुआ है सिर्फ कोऑर्डिनेशन से। मैं अगर अपने नोट्स उठाऊं ना तो इतना ही मोटा रजिस्टर मेरा पूरा कट रहा है कोऑर्डिनेशन, उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा है, सिर्फ नोट्स क्वेश्चन नहीं, मतलब इतना डिटेल चैप्टर है। आपको सिर्फ लिमिटेड जितना पढ़ना उतना पढ़ना, बाकी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही मैंने आपको बोला ये चीज एग्जिस्ट करती है, इसका पीछे रीजन है, ऐसे है, कोई रूल नहीं है एसएसटी की तरह भाई ये रूल है और ये लागू हो गया, सब चीज कंपैटिबिलिटी है, ये इसके पीछे का बहुत सारे रीजन है, ठीक है। आपको जो जो नहीं समझ में आता वो मुझसे पूछते जाओ बस, कि मैं जैसे अभी मैंने बोल दिया कि मैग्नीज +6 करेगा, सॉरी मैग्नीज +7 करेगा, आर्गन +3 में करती है, कॉपर क्यूप्रेस क्यूप्रिक होता है, जिंक सिर्फ +2 ही करता है। जैसे मेरी बात सुनो, इसमें इसमें भी कुछ है चीजें, देखो इधर क्रोमियम में ये क्रोमियम पड़ा है, क्रोमियम में +4 और +5, मैग्नीज में सिर्फ मैग्नीज में +5, आयरन के अंदर +4 +5 +6, कोबाल्ट में +4। अब जितनी जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है ना, ये सारे के सारी ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। अब ये चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना, जितनी मैंने ब्रैकेट लगाई है तुम भी अलग कलर के पेन से ब्रैकेट लगा लो और लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन इन ब्रैकेट्स आर अनस्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन इन ब्रैकेट्स आर अनस्टेबल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन इन ब्रैकेट्स आर अनस्टेबल। वो सर्कल नहीं डाबी में मैंने लगाया है, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये ब्रैकेट्स में है, ये ब्रैकेट में, वो 7 का तो मैंने मैक्सिमम लगाया हुआ है। अब इधर देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन डी ब्लॉक किस किस की होती है, +8 होती है, जो कि किसकी होती है, ऑस्मियम और रुथेनियम की। पूरे डी ब्लॉक में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है ऑस्मियम और रुथेनियम की, ठीक है। इधर देखिए आगे, इधर देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें किसकी होती है, फॉर एग्जाम्पल NiCO4, देखो नाम क्या है इसका, निकल टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम है निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये नाम आपको कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में लिखना सिखाएंगे, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन से, निकल को मानो X, कार्बोनिल एक न्यूट्रल होता है, कार्बोनिल इज न्यूट्रल, लीगेंड होता है, ये आपको लीगेंड क्या होता है अभी सिर्फ इतना समझो, बाकी कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में समझेंगे। विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू दी सेंट्रल मेटल एटम,
जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे लिगेंड कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकल। निकल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। और ये सीओ क्या है? क्या है सीओ? लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब निकालते कैसे? कार्बोनिल एक न्यूट्रल है, यानी कि 4 इंटू 0 इक्वल टू बाहर कितना चार्ज है? कोई भी चार्ज नहीं है, 0। तो x कितना आ गया? 0। यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की क्या आएगी? 0। कहती हुए समझ आती है कि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर? क्लियर? और एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मैंने बोल दिया FeCO का 5। देखो कैसे होगा। आयरन को माना x, कार्बोनिल को माना 0। 5 इंटू 0 इक्वल टू 0। x क्या हो गया? 0। इसमें भी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है? 0। जीरो ही होएगी? ये कह रहे हो? क्यों होएगी? बाहर बाहर चार्ज +1 +2 नहीं लग, तो ये रटने की बात ही नहीं है। बाहर चार्ज +1 होगा तो वही उसी के, ये तो मैथ हो गया ना। अगर बाहर जो चार्ज होगा उसके रिस्पेक्ट में निकाल ले कितनी बैठेगी, है ना? ऐसे रटो मत। समझ आ गई? ठीक है जी। रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट of d block element. Relative oxidation state, relative stability of oxidation state. Relative stability of oxidation state. इधर देखो, ये स्कैंडियम +2 और ये स्कैंडियम +3। स्कैंडियम क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3d1 4s2। 3d1 4s2 0 हो गया ना, 4s 0। और ये क्या हुआ? 3d भी 0 और 4s भी 0। सिर्फ क्या बचेगा? आर्गन 18। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? क्यों? क्योंकि डी में क्या हो गया? आर्गन में 18 हो गए, फुली फिट स्टेबल हो गया ना, ये स्टेबिलिटी होगी ना ये। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? स्कैंडियम +3। टाइटेनियम और टाइटेनियम में से देखते हैं। टाइटेनियम एक्चुअली 3 to 4 टाइटेनियम में से देखो, +3 और +4 में से कौन स्टेबल है? टाइटेनियम +3 और +4 में से कौन स्टेबल है? टाइटेनियम क्या होता है? 3d2 4s2। टाइटेनियम +3 कितना हो गया? 3d1 4s0। यही होता है, इसी कंफिगरेशन यही बैठेगी। और ये क्या हो गया? आर्गन 18 ही बच गया सिर्फ, है ना? कौन ज्यादा स्टेबल? टाइटेनियम +4। ठीक है, मैंगनीज +6 ज्यादा स्टेबल या मैंगनीज +7 ज्यादा स्टेबल? मैंगनीज, ये क्या हो गया? ये सिर्फ बच गई 3d1, क्योंकि 3d7 4s2 होती है, सॉरी 3d5 होती है ना मैंगनीज। 5 और 2 7, एक निकल गया, 3d1 ही बच गया। और ये कितना बचेगा? सिर्फ आर्गन 18। कौन ज्यादा स्टेबल? मैंगनीज +7। सही बात है। वेनेडियम +3 और वेनेडियम +4। वेनेडियम होती क्या है? CTAB 3d3 4s2 होती है। +3 में क्या आएगी? 3d2। +4 में क्या आएगी? 3d1। वेनेडियम +4 और +5 लगाओ। वेनेडियम +4 और +5 लगाओ। +4 और क्या? वेनेडियम +4 लगाओ और +5 लगाओ। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? +4 में क्या होगा? 3d1। और ये क्या होगा? आर्गन 18। कौन ज्यादा स्टेबल? वेनेडियम +5। मैंगनीज +2 और मैंगनीज +3 में से कौन ज्यादा स्टेबल? बताओ। मैंगनीज +2 और मैंगनीज +3 में से कौन ज्यादा स्टेबल? क्यों?
कौन ज्यादा स्टेबल? मैग्नीज प्लस 2 क्या हुआ? 3d5 4s0 और ये क्या हुआ? 3d4 4s0। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा? प्लस 2 क्यों? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो ये क्या होगा? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, क्रोमियम प्लस 2 और क्रोमियम प्लस 3 में से बताना। क्रोमियम क्या होता है? HATAVCr। क्रोमियम इज 3d5 4s1। बताओ क्रोमियम प्लस 2 कितना होगा? 3d4। क्रोमियम प्लस 3 कितना होगा? 2 और 3 3d3। कौन ज्यादा स्टेबल? प्लस 4 और प्लस 3 में से आपको याद रखना पड़ेगा D3 ज्यादा स्टेबल होता है D4 से। अब क्यों ज्यादा स्टेबल होता है बता सकते हो? नहीं पता लगेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में एक चीज आएगी T2G और EG। कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में आएगी, अभी सिर्फ लिख लो तुम। कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में दोबारा पढ़ा दूंगी। ये D3 है, ऐसे करके 3 और 2 ऊपर बना लेना। इसको T2G बोलते हैं और इसको यहाँ लिख दो साइड, ये इसको EG बोलते हैं, साइड पे लिख दो। ठीक है, ये T2G है और ये EG है। तो यहाँ पे T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हो गई। रीजन ये है T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अभी समझ में नहीं आएगा, कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में समझ में आएगा। T2G हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है। T2G EG है क्या, कहां से पता लगा, वहां समझ में आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो। ठीक है, इधर देखो आगे। निकल प्लस 2 और निकल प्लस 4, प्लैटिनम प्लस 2 और प्लैटिनम प्लस 4 में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंटल डाटा देना पड़ेगा। रुको मैं देती हूँ, एक सेकंड रुको। बेटा ऐसे कह ही नहीं सकते क्योंकि रीजन एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है। कैसे पता लगा? प्लस 2 और प्लस 4 निकल और प्लैटिनम एक ही लाइन में आते हैं, कैसे पता लगेगा बताओ? निकल और प्लैटिनम दोनों के दोनों एक ही लाइन में आते हैं। एक मिनट डाटा निकालने दो। हाँ हाँ, बुक में और नीचे वाले में, नीचे वाले में बेटा बता बता। नहीं होता है ना, क्योंकि रीजन एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है। इधर सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 होती है इसकी 2.49, ये किलो जूल पर मोल में गिवन है। और आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4 होती है 8.80। एक सेकंड रुको, अलग से लिखने दो। इधर देखो, एक मिनट। आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस, उधर लिखना पड़ेगा, बोर्ड पे दिखना नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4। सब वैल्यू किलो जूल पर मोल में दे रखी है, ये भी किलो जूल पर मोल में दे रखा है। ये निकल है और ये प्लैटिनम है। 2.49, 2.60
8.80, 6.70। ये देख लिया बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं। क्या बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। आपको सिर्फ ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते। रीजन मतलब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि ये होता है। भाई रीजन है इसका, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। आपको पढ़ोगे और तभी समझ में आएगा भी ऐसा क्यों है। ठीक है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैंने बुक से उठा के आपको बता दी। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब पता लग गया था ना, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में से जो आउटरमोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। 1, 2 की वैल्यू इतनी है, 3, 4 का सम इतना है। इन दोनों में से निकल की वैल्यू किसमें ज्यादा है? 3 और 4, यानी थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू लगेगी। यानी निकल +2 थर्मोडायनेमिकली, देखो थर्मोडायनेमिकली कौन स्टेबल होगा? जिसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, थर्मोडायनेमिकली क्या होगा? वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कम एनर्जी कहाँ है? 1, 2 में। यानी निकल +1 और निकल +2 स्टेट अगर के +1 +2, एक इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 2, थर्ड निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 3, फोर्थ निकाला आयनाइजेशन एनर्जी 4। सेकंड का सम इतना है, थर्ड और फोर्थ का सम इतना है। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी किसमें? थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा? पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ, निकल की कितनी होती है? 3d8 4s2। प्लैटिनम की बताओ कहाँ आती है? ये जिंदगी नहीं मोतेरी लो ला हफ्ता वर्नरे, ला हफ्ता वाला लाइन मेरे वर्नरे, उसकी पिटाई इधर और होगी। बताओ कितनी होती है? 5d9 होती है, पक्का देखना उसमें। एक ही लाइन में आते हैं ये। 5d8 होती है क्या? एक्सेप्शन है ना। प्लैटिनम देख रहे हो कितनी होती है? 5d9 ला हफ्ता वाली लाइन में आती है। क्या आएगी प्लैटिनम की? 5d9 6s2। क्या आती है बेटा? 5d9 एक्सेप्शन है ना कॉन्फ़िगरेशन में, 5d9 6s2। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये बन गया, 4 निकाले, इतनी एनर्जी लगेगी। तो थर्मोडायनेमिकली कौन स्टेबल हुआ? +2 ज्यादा स्टेबल हुआ। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? +2। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? +2। क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। थर्मोडायनेमिकली वो स्टेबल होगा जहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगेगी। मैं बोल रही हूँ 2 सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत पढ़ने में बहुत बेकार है, और एक ये वाला बी सेक्शन पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो मेरी एनर्जी कहाँ ज्यादा लगेगी? जो मतलब जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, यही बोल सकते हैं। तो एनर्जी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम ना। तो अगर मेरी 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है, तो कम स्टेबल हुआ ना। तो +2 क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में से, इसमें से बताओ एनर्जी कम कहाँ लग रही है? क्या 6s1 आगे कर दो इसको। ठीक है, अब कहाँ लग रही है? इन दोनों में से बताओ। इन दोनों में भी सम वही कहोगे। इन दोनों में से बताना, वैल्यू सही लिखी है ना मैंने। इन दोनों में से बताना, प्लैटिनम की वैल्यू में से बताना। अगर तुम इसको कंपेयर कर लो, चलो निकल और प्लैटिनम एक ही लाइन में आते हैं ना, इतनी बात तो समझ में आ गई है ना? आ गई ना? निकल के नीचे ही प्लैटिनम आता है ना। निकल और प्लैटिनम की वैल्यू कंपेयर करना इन दोनों में से। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर निकल +2 स्टेबल, तो प्लैटिनम भी +2 स्टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से। सेम लाइन में आते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? नीचे वाले की, प्लैटिनम की एनर्जी ज्यादा है। यानी थर्मोडायनेमिकली कौन स्टेबल हुआ? +2। निकल में से कौन स्टेबल हुआ? +2। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? किसकी ज्यादा स्टेबल है? +3 और +4। +3 +4 किसकी ज्यादा? निकल और प्लैटिनम में। इसका ज्यादा, इसका क्या है? कम। यानी कि अगर थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखें,
निकल की थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखें, प्लैटिनम की थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का सम देखें, तो वैल्यू किसकी ज्यादा, इसकी। तो ये इन दोनों में से कम स्टेबल कौन हुआ, ये क्या हुआ, ज्यादा स्टेबल। तो कौन ज्यादा स्टेबल प्लैटिनम में, +4। रीजन क्या है इसका, रीजन इज बेस्ड ऑन, क्या है, बेस्ड ऑन सम ऑफ फोर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू, फोर आयनाइजेशन पोटेंशियल, चार आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज का सम है ये। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इधर सुनो, 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, निकल की आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, प्लैटिनम की किसकी ज्यादा है, इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, प्लैटिनम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये दो वैल्यू निकल रही है ना, मतलब 1 और 2 का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी इसकी ज्यादा, तो ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। ऐसे ही अगर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड और आयनाइजेशन एनर्जी फोर्थ का सम करूं मैं, किसका, निकल का, ऐसी आयनाइजेशन एनर्जी 3 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 4 का सम करूं किसका, प्लैटिनम का, तो किसका ज्यादा, निकल का ज्यादा, एनर्जी ज्यादा लग रही है ना। तो कौन, अगर इसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है तो ये इसकी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, इसकी ज्यादा। बोलो, अरे एक ही ग्रुप में आते हैं ना, क्यों पागल हो रहे हो, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो, शक्लें क्यों बन गई तुम्हारी, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है वो, लैब में खड़े होकर एनर्जी निकाल के देखी है, फैक्ट है वो। ऐसे तो इस चैप्टर में हजारों फैक्ट आएंगे, वो पढ़ने ही पड़ेंगे। आप और मैं किसी चीज को डिनाई थोड़ी कर सकते हो, फैक्ट है वो। इन दोनों की एनर्जी का सम इतना है, अगर मैं तो तुम्हें समझा सकती हूँ, निकल की लाइन में प्लैटिनम आता है, अगर निकल का +2 स्टेबल तो प्लैटिनम भी तो दिमाग में +2 ही आएगा। तुम तो ये निकल का भी +2 लगाओगे, प्लैटिनम का भी +2 ही लगा दोगे। लेकिन निकल और प्लैटिनम की अगर आयनाइजेशन एनर्जी का देखिए, इसकी भी 2 आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी भी 2 आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसकी थर्ड फोर्थ देखी, इसकी भी थर्ड फोर्थ देखी, तो इसकी एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बात खत्म। इसकी निकल हमेशा +2 होता है, प्लैटिनम हमेशा +4 होता है। पेपर में क्वेश्चन आए तो रीजन क्या लिखोगे, चार आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज के सम पे बेस्ड है चीजें, ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है चीजें। तो निकल की कौन स्टेबल, निकल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, प्लैटिनम की कौन सी स्टेबल, निकल की कौन सी स्टेबल, +2, प्लैटिनम की कौन सी स्टेबल, हाँ। यानी क्या लिखोगे, ये स्टेबिलिटी, निकल कौन स्टेबल, +2, प्लैटिनम कौन स्टेबल, +4, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्या हो गया अंतरा बता। फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं थी, मैंने भी बुक में से उठा के बताई है ना आपको। आपको बस ये देखना है कि इसकी वैल्यू का सम ज्यादा था और इसका ज्यादा था, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, on moving across a period, stability of higher oxidation state decreases.
स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, अब मतलब क्या है, इधर सुनो, इधर सुन लीजिए, क्या है VO3 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। इसकी इसमें एक वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। वेनेडियम होता क्या है, ACTI V3D3 4s2। क्रोमियम क्या होता है, 3D5 4s1। और मैंगनीज क्या होता है, 3D5 4s2। यहाँ निकालना x कितना बनेगा, इक्वल टू -1, यानी x इक्वल टू -1 प्लस 6 कितना हो गया, x +5, ये +5 है ना, और ये क्रोमियम कितना है 8 और एक साथ +7, और ये मैग्नीज कितना है, यही हुआ, बोलो। वेनेडियम VO3 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि सारे के सारे हैं क्या, 5 निकालने के बाद ये क्या बचेगा, D0, 3D0, और ये भी क्या बचेगा 3D, क्रोमियम है ना 5 6 कैसे, CrO4 2 नेगेटिव लगा लो, 2 नेगेटिव लगाओगे तो 5 रिक्शे होंगे ना। ठीक है, ठीक है, ये कितना हुआ, ये भी क्या हुआ 3D0, और ये भी क्या हुआ 3D0। सारे के सारे किसमें है, 3D0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबका आर्गन 18 3D0 है, सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या, आर्गन 18 3D0 है कि नहीं। कौन ज्यादा स्टेबल, लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सारे के सारे 3D0 पड़े हैं, सबकी सेम ऑक्सीडेशन, सब में कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गई ना, तो हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑन मूविंग अक्रॉस अ ग्रुप, ऑन मूविंग अक्रॉस अ ग्रुप क्या होगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऑन मूविंग अक्रॉस अ ग्रुप, इन अगर मैं पी ब्लॉक में बात करूंगी, सुनो इधर, ग्रुप में बात कर रही हूँ लेकिन मैंने पी ब्लॉक में बात करी, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तुम्हें बताओ क्या होता है, जैसे बोरोन ले लिया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं पी ब्लॉक में बात करूं, यहां ले लो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कुछ ले लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, बिस्मथ, या कार्बन फैमिली लो, कोई बात नहीं, कार्बन सारे लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, BCN, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सारे ले लिए मैंने। ठीक है, ठीक है, अब इनमें डाउन द ग्रुप जाते हैं पी ब्लॉक में, बताओ मुझे डाउन द ग्रुप जाने में इसकी कौन सी स्टेट स्टेबल होती है, बोरोन की, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है पूरे के पूरे का, बताओ इसका क्या है, बोरोन क्या होता है 2s2 2p, बोरोन क्या होता है 2s2 2p1, ये 2s2 2p2, यानी ये क्या होता है NS2 NP2, और ये क्या होता है NS2 NP3। क्या इतनी बात समझ में आती है, आती है, आती है। अब आपने 11th में एस और पी ब्लॉक पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तभी तो तुम्हें आता नहीं है। अच्छा देखो, डाउन द ग्रुप जाते हैं, इसकी इसकी कौन सी, ये 2 और 1 3, 2 और 1 3, इसकी कौन सी स्टेट स्टेबल, पहले एक मेरे को ढंग से लिखना पड़ेगा, फिर उधर पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखती हूँ क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें हैं, फिर खुशफुश हो जाएगी। ये कर दूं अब, ये लिख दिया, जल्दी लिखो फिर मैं पूरा लिखती हूँ आराम से। इधर सुनो, लिख लिए,
On moving down the group, in P block, सुनो पहले P block में क्या होता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ताकि तुम रिलेट कर पाओ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इधर सुनो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 NS2 NS2 NP1, इसकी होती है NS2 NP2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे पूरे पीरियोडिक टेबल में चलेगा, पूरे पी ब्लॉक में चलेगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP3, ठीक है। अब सुनो, इन सभी की +2 +1 करोगे, 2 और 1 3, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी इसकी? +3। इसकी कितनी आएगी? +4। इसकी कितनी आएगी? +5। कितनी आएगी? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख दोगे? लिख दोगे? लिख दोगे? तो डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊंगी ना, तो थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +3 से। थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +3 से। क्यों? और इसमें इसी तरह से ये +4 है, इसी तरह से Pb +2 is more stable than +4, माने कि Pb की +2 स्टेबल है ज्यादा Pb +4 से, और बाकी हर जगह किसकी स्टेबल? +4। यानी डाउन, ये +3 स्टेबल, ये +3 +3 +1। यानी कि अगर मैं बात करूं इन ग्रुप 13, ऐसे लिखा बने, इन ग्रुप नंबर 13 स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। यानी लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। क्या इतनी बात समझ में आती है? आती है क्या? कौन ज्यादा स्टेबल? थैलियम का +2 +1, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया इन ग्रुप नंबर 14 में लिख दिया स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। कौन सी है कौन सी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? +4 है। कौन है? +4। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ब्रैकेट में +4 डालो। इसमें कौन सी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। लोअर कौन सी है? +1। और यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में कौन सी है? +1। और वो क्या होगा? इंक्रीजेस। ठीक है, समझ में आती है इतनी चीज? ठीक है जी। अब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है 13 या 14, यानी प्लैड में कौन सा लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेट की स्टेबिलिटी? +1 को लिख दिया मैंने, +2 है यहाँ, तो +2 था ना, +2 बोला है, +2 ज्यादा स्टेबल है। यानी कि इस ग्रुप नंबर 13 में थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है +3 की कंपैरिजन में। +3 की स्टेबिलिटी घट रही है और +1 की बढ़ रही है। इसमें +4 की घट रही है और +2 की बढ़ रही है। इसमें पूरा +4 है, सबका +4 स्टेबल है, लेड का +2 स्टेबल है, सबका +3 स्टेबल है, थैलियम का +1 स्टेबल है, सबका +5 स्टेबल है, इसका +3 स्टेबल है, सबका +5 स्टेबल है, इसका +3 ज्यादा स्टेबल है। यानी 2 कम हो रहा है ना सभी का। क्या हो रहा है? 2, इसका भी 2 कम, 3 में से 2 गए 1, 4 में से 2 गए इसका 2 स्टेबल, 5 में से 2 गए इसका 3 स्टेबल है कि नहीं? रीजन क्या है? बताओ रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड यही है तो पी ब्लॉक है, बताओ।
पी ब्लॉक है नहीं, रीजन है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ s electrons to participate in reluctance of s electron to participate in bond formation, ये मतलब होता है। s इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। अब s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से क्यों मना कर देते हैं? इधर सुनो मेरी बात, मैंने बोला s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगे, तो s के हटा दो, 3 में से 2 गए, 1 बच गया। s के हटा दो, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, 2 स्टेबल। 5 में से 2 गए, 3 स्टेबल। ऐसे ही हो रहा है ना। पर क्यों मना करते हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से क्या होता है? दूर होता है। न्यूक्लियस से क्या होता है? दूर होता है। और न्यूक्लियस से दूर होता है और यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। पता है तुम्हें? ये तुम्हें पढ़ नहीं रखी ना सारी पी ब्लॉक की चीजें, तभी तो तुम्हें आती नहीं। गैलियम अगर मैं बात करूं, इसका 31 एटॉमिक नंबर है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है। ये पहले लिख ली तुमने सारी चीजें। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है। ठीक है। अब इन एल्यूमिनियम और गैलियम में से पता है किसका साइज बड़ा होगा? क्यों? डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, तुम एल्यूमिनियम कैसे कह रहे हो? क्यों? किसने कहा एक्सेप्शन है? किसने कहा एक्सेप्शन? क्या रीजन है? किस चीज का शील्डिंग में? क्यों लग रहा है? कहाँ कहाँ पे लगता है? ये सारा पी ब्लॉक में जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। अब ये कराने लगे तो हम पढ़ डी रहे हैं और उल्टा हो जाएगा सारा काम। पढ़ ऑक्सीडेशन स्टेट रहे थे, पढ़ाना था डी का, पढ़ा रही हूँ पी का, क्योंकि डी और पी को रिलेट कर रहा है। पहले वो चीजें बाद में बताऊंगी। रिलेट क्या कर, हाँ ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। अब क्या है, ये देखो मेरी बात सुनो, इसमें पी ब्लॉक में अभी अगर मैं टॉपिक से भटक जाऊंगी, मैं वो डील करने लगी तो बात थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, मैंने पी में पढ़ा दी, मुझे पढ़ानी थी डी में। बताया क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में क्या हो रही है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कहा लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ। डी ब्लॉक की बात कर रही हूँ ना, तो इन डी ब्लॉक में बात कर रहे थे हम लोग। डी ब्लॉक में ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, इधर सुनो, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, सॉरी अक्रॉस अ ग्रुप, stability of higher oxidation state increases। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी और यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डी ब्लॉक में क्या होती है? बढ़ती है। एग्जाम्पल सुनो, बाद में लिखना है, पहले सुन लो। MnO4 नेगेटिव, Mn के नीचे टेक्नीशियम आता है और टेक्नीशियम के नीचे ही रेहिनियम आता है। चाहे तुम देख लो टेबल, मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, टेक्नीशियम के नीचे रेनियम, एक ही ग्रुप में है, ये एक ही ग्रुप में है। इसकी भी +7, इसकी भी +7, इसकी भी +7, लेकिन यहाँ पे +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए पढ़ाया था मैंने ये पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती थी? डिक्रीज। और लोअर की क्या होती थी? इंक्रीज। डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, जबकि पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। पी ब्लॉक में रीजन क्या बताया था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबल होने का? इनर्ट पेयर इफेक्ट। थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा +3 से, लेड +2 ज्यादा स्टेबल होगा +4 से, लेकिन कार्बन +4 ज्यादा स्टेबल होगा, सिलिकॉन +4 ज्यादा स्टेबल होगा, जर्मेनियम
+4 ज्यादा स्टेबल होगा, 10 +4 ज्यादा स्टेबल होगा। तभी तो मैंने लिखा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी और लोअर वाले की बढ़ेगी पी ब्लॉक में। बट और बी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अगर मैं साइज ले लूंगी बेटा भटक जाऊंगी अपने टॉपिक से। पी ब्लॉक जब तुम 11th का जब तक पढ़ोगे तभी डील कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई? ठीक है, ये सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन करो।